हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं DT 03 पेपर 2 क्वेश्चन 1 देखें। तो क्वेश्चन 1 में क्या मेंशन किया गया है कि द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द एक्सोथर्मिक कैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या दे रखा है? A + B रिएक्ट करके AB का फॉर्मेशन कर, ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर, ठीक है। आइए ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है जिसका रेट के ये फास्ट है रिएक्शन, इसके बारे में बोला है कि दिस रिएक्शन इज फास्ट K1, ठीक है। यहाँ AB प्लस I का फॉर्मेशन कर रहा है और फिर K2 यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट प्लस साइड। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इफ K1 इज मच स्मॉलर देन K2 द मोस्ट सुटेबल quantitative plot for the potential energy versus reaction coordinate for the above reaction। अब क्या कहीं इन्होंने दे रखा है, बोला है कि ये एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्ट। यानी कि यहाँ पे जो है अगर आप देखो कर्व को विजुअलाइज करो 1 by 1, तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो प्रोडक्ट लोअर साइड पे लाइज कर रहा है और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। बी ऑप्शन में देखा जाए तो प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी हाई है और रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी कम, तो दैट मींस सेकंड वन इज इनकरेक्ट। थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है और फोर्थ में भी जो है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, यानी कि सेकंड यहां पे इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके अलावा देखिए अब इससे हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। A + B आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं ये फास्ट रेट से हो रहा है, दैट मींस इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा बहुत कम होगा। रिएक्शन फास्ट मींस उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगा। इस कर्व को अगर विजुअलाइज किया जाए 1 by 1 तो देखोगे कि फर्स्ट केस में A to B, A + B आपस में रिएक्ट करके IB का फॉर्मेशन किया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का, तो देखोगे फर्स्ट केस में जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम, सेकंड केस में सेकंड ऑलरेडी हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है क्योंकि इन्होंने दे रखा है बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन बेस्ड ऑन ये रिएक्शन A + B आपस में जो रिएक्ट करके IB AB का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन फास्टर है, दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होना चाहिए। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि थर्ड के केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, फोर्थ केस में एक्टिवेशन एनर्जी वंस अगेन जो है फर्स्ट जो कर्व है उसमें ये कम। तो इस केस में हम लोग थर्ड को भी रिमूव कर सकते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन को भी। अब देखिए उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, K1 इज मच स्मॉलर देन K1 इज मच स्मॉलर देन, दैट मींस ये जो रिएक्शन होगा अगर इसकी बात करें और इसकी बात कर ले तो ये रिएक्शन K1 इज मच स्मॉलर, ये बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, इसको आप क्लियरली ऑब्जर्व करो। फर्स्ट के कर्व में देख रहे हो IAB से AB + I के फॉर्मेशन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, राइट। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है ABI से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी जो फर्स्ट है वो ऑप्शन फिट बैठ रहा है। लेकिन एक बार हम लोग जो है लास्ट ऑप्शन भी चेक करते चलते हैं, तो लास्ट ऑप्शन में क्या देखोगे, IAB से AB का फॉर्मेशन में एक्टिवेशन एनर्जी कम है और सेकेंड हाफ में जो ABI से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन 1 के लिए फर्स्ट करेक्ट होगा। पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आता है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग यूटिलाइज करके कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकालिए कि फर्स्ट इस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन K इक्वल टू A EA/RT, which one of the following statement is correct? First one, R is a Rydberg constant, गलत है। R is universal gas constant, ये गलत है, ये Rydberg constant दे रखा है इन्होंने। K is the equilibrium constant, नहीं, this is the rate constant, not equilibrium constant। A is the adsorption factor, no, this is the Arrhenius
जो है रेनियस फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ये इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी कि आपका इस केस में 4000 करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? एट सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर। क्या दे रखा है? पार्शियल प्रेशर 500, ठीक है, देन टी हाफ इज इक्वल टू 235 एंड अगर पार्शियल प्रेशर 250 है तो टी हाफ इज 950, ठीक है। कंसंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता है रिएक्शन, एटलीस्ट पी आइडिया लगाया जा सकता है, अदरवाइज टी हाफ कांस्टेंट रहता है, पार्शियल प्रेशर चेंज करने पे भी टी हाफ। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अगर रिलेशन आप देखो तो log टी हाफ t1 में लिख देता हूं, ठीक है, इस फर्स्ट टी हाफ लाइफ टाइम को दिखाने के लिए और t2 सेकंड लाइफ टाइम को दिखाने के लिए हाफ लाइफ टाइम। देन इसको मैं लिख सकता हूं log t1/t2 1 minus n, n क्या है? n is order of the reaction, 1 minus n log c1/c2, और c1/c2 की जगह हम लोग पार्शियल प्रेशर भी रख सकते हैं, तो 500/250, 500/250। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। log जो है 950, ठीक है, डिवाइड बाय 235, ठीक है, 235, तो आपका हो जाएगा ये 1 minus n log 2। अब इसको आप n की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हो, देख लो आप n की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो n यहाँ पे आपका आ जाएगा n इक्वल टू 3। एक बार इसको सॉल्व करके देखो, आई थिंक इजीली आंसर आ जाएगा 235। इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो ये आंसर आपका मिल जाएगा। इन्होंने log की वैल्यू दे रखा है तो ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो है थर्ड आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप रेस्ट पार्ट कैलकुलेशन पार्ट आप करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दे रखा है? फॉर द रिएक्शन A plus B गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट C। अब इसमें क्या दे रखा है? स्टार्टिंग विथ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसमें, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो कि जब हम लोगों ने A का कंसंट्रेशन डबल किया तो जो रेट है वो क्या हुआ? 4 टाइम्स हो गया। दैट मींस अगर रेट को लिखा है ये A पावर में हमें पता करना है x और b y, ये पता करना है x और y की वैल्यू। तो इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन A का डबल किया तो जो रेट था वो 4 टाइम्स हो गया, यानी कि x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? x 2। बात समझ में आती है? ऑब्जर्व करो इसमें b को कांस्टेंट रखा गया है, फर्स्ट जो 1 से 2 जो हम लोग देख रहे हैं तो उसमें b के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, a के कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, वैसे ही अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व करें तो इसमें a के कंसंट्रेशन को सेम रखा है, और आप जो है अगर देखो ऑब्जर्व करो तो b के कंसंट्रेशन को डबल किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें रेट में क्या चेंज हो रहा है? रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन b का कंसंट्रेशन डबल करने में रेट डबल हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा 1, सिंपली 1 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्या लिख सकता हूं? रेट इज इक्वल टू k into a to the power 2, ठीक है, एंड ठीक है, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ है? रेट का इक्वेशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये r k into a² b, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? +1/2, ठीक है, dc/dt is equal to -1/3 dd/dt, that is equal to 1/4 da/dt, that is equal to -dv/dt, ठीक है। अब इसको कैसे क्या किया जा सकता है? इसको हम लोग को इक्वेशन इसका लिखना है, केमिकल रिएक्शन इसका।
वैसे लिखा जाएगा। तो सी प्रोडक्ट साइड में जो पॉजिटिव वाले हैं वो प्रोडक्ट साइड में जाएंगे, नेगेटिव वाले रिएक्टेंट साइड में आ जाएंगे। और ये फैक्टर कोफिशिएंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3b प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में प्लस b 3d प्लस b इज इक्वल टू, ये रिएक्ट करके बना रहा है 2c, ये कोफिशिएंट में जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो 3d प्लस b इज इक्वल टू 4a प्लस 2c, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। इन गैसियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपर एटमॉस्फेयर, H2O and oxygen react, H2O plus oxygen react valvularly to form 2 hydroxyl radical, ये hydroxyl radical का फॉर्मेशन का है। डेल्टा H for reaction, इसके लिए डेल्टा H for reaction is 72 and PA for the reaction is 77, एक्टिवेशन एनर्जी 77 है और डेल्टा H इसके लिए 72। Then calculate EF for the reverse reaction. Reverse reaction is hydroxyl radical आपस में रिएक्ट करके H2O प्लस ऑक्सीजन जनरेट कर, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो। तो आप कर्व से भी समझ सकते हो, मान लो मैं इधर रिएक्टेंट हूं और इधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, और ये रहा एक्टिव, इसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां से अगर मान लो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब कर्व से आप विजुलाइज कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियरली बनाऊंगा। देखो तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब कौन ज्यादा स्टेबल है ये मैं नहीं देखने जा रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ इसमें। तो देखो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H ये वैल्यू होती है, डेल्टा H रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, EA फॉर रिवर्स रिएक्शन, EA फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस जो है आपका डेल्टा H, यही तो रिलेशन होगा अगर इस बात को समझे जाए। तो मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 77, एक्टिवेशन एनर्जी इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और फिर इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने कि जो है एंड डेल्टा H फॉर रिएक्शन इज 72 किलो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप क्या रखोगे, क्योंकि डेल्टा H एक्सोथर्मिक रिएक्शन -72, ठीक है। एक्सोथर्मिक कैसे है, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे -72 और यहाँ पे अगर आप माइनस कर देते हो 77 - 72 मींस 5 किलो, इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी 5 किलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या बोला है, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन फॉर B टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप देखो रिएक्शन क्या दे रखा है A, इसके लिए रेट कांस्टेंट और सीक्वेंशियल रिएक्शन K2C। तो यहाँ पे मैं dB/dt को क्या लिख सकता हूँ, dB जो रेट होगा B के फॉर्मेशन का, इसको मैं लिख सकता हूँ K into माइनस K1T, यही होगा माइनस K2B, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 होगा क्योंकि बोला गया कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगा, तो इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चाहिए हमको B का कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप क्या करो इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ B आएगा, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे B का टर्म चाहिए होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इन द टर्म्स ऑफ A। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो, ये प्रोसीजर आप एक बार करना, ठीक है। इस कंसंट्रेशन आ जाएगा A नॉट K1 डिवाइड बाय K2 माइनस K1, e the power minus K1T minus e the power K2T। तो ये
फर्स्ट रिलेशन है और ये आपका सेकंड रिलेशन। इस सेकंड में बी के कंसंट्रेशन की जगह इस वैल्यू को रख दो और आप इसको जो है अगर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर इसमें इजीली आ जाएगा कि जो है तो मैक्सिमम यहाँ पूछा गया मैक्सिमम कंसंट्रेशन फॉर रिएक्शन, ये आपका जो है हो जाएगा 4 अगर आप सॉल्व करते हो। वैल्यू आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे केवल दे रखा है ln2/4 एंड k2 दे रखा है ln2/4। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंथी है, आप सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको यूज करना होगा। dV/dt फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू दिस वन एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम दैट इज इक्वल टू दिस। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको इसमें B के कंसंट्रेशन को ले जाकर रखेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, टू सब्सटेंस A जिसका जो है T हाफ दे रखा है 5 मिनट, A के लिए T हाफ दे रखा है 5 मिनट और B के लिए T हाफ दे रखा है T हाफ इज इक्वल टू 15 minutes. Follow first order kinetics are taken in such a way that initial concentration A is equal to 4B. A is equal to 4B. Calculate the time after which the concentration of both the substance will be equal. हमको टाइम निकालना है, उसके बाद कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल हो जाए। कैसे निकाला है, तो आप लिख सकते हो क्या, कंसंट्रेशन इसको मैं लिख सकता हूँ A इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट e दी पावर k1t, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम ये होगा, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम इज इक्वल टू B नॉट e दी पावर k2t। अब इसमें आप t हाफ का यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको t हाफ के लिए यूज कर सकते हो। आप क्या करो, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, बोला है A इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट इज इक्वल टू 4B, तो मैं क्या करूंगा A नॉट की जगह पे 4B नॉट कर देता हूं, 4B नॉट e दी पावर k1t दैट इज इक्वल टू B नॉट e दी पावर k2t। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इसको इधर आप लेके आ सकते हो, तो हो जाएगा k माइनस k2t डिवाइड बाई e दी पावर k1t। ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों से, बेस e का ln4 इज इक्वल टू k1 माइनस k2 इंटू t, यही होगा k1 माइनस k2 t। अब यहाँ पे t हाफ आप रखो, k1 की जगह पे हम लोग पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln2 बाई kt हाफ होता है, तो k हो जाएगा आपका ln2 बाई t, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं तो ln2, ठीक है, ln2 डिवाइड बाई k1 t का दैट इज इक्वल टू 5 और यहाँ हो जाएगा ln2 डिवाइड बाई t हाफ कितना है 15 इनटू टाइम, और इसको मैं ln2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ 2ln2, ठीक है, ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2 बाई 15, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t आपका आ जाएगा 15 मिनट्स, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 15 मिनट, जहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन है 2a plus b that is equal to 2ab, ये फॉर्मेशन कर रहा है। कैलकुलेट हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है दैट मींस जो रेट हम लोग लिख सकते हैं k, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका कोफिशिएंट ही इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और यहाँ पे b2, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर हो जाएगा फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रेट लॉ है इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्या बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3, दैट मींस
कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर वॉल्यूम आपने 1/3 कर दिया तो कंसंट्रेशन जो स्पीशीज प्रेजेंट है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, होगा 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं इसमें रखूं कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपली आप रख सकते हो ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेट जो है कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो जो रेट है वो 27 टाइम्स हो जाएगा, तो 27 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपके सामने एंथ्रासीन मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं सभी स्ट्रक्चर को। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये वाला रिंग एरोमेटिक है, ये वाला नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है। यही रिंग एरोमेटिक, ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, बट ये रिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर देखें तो सेकेंड स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में ये रिंग एरोमेटिक है और ये भी रिंग एरोमेटिक है, क्योंकि पाई बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं, ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें 2 रिंग एरोमेटिक है और इसमें 1 रिंग एरोमेटिक है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस, करेक्ट। वैसे ही अदर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। थर्ड वन देखिए, डबल बॉन्ड डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। 4 रिलेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, 1 2 3 4 4 रिलेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देखो इस केस में क्या है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक हो गई, ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, यानी कि ये भी मोर स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से, लेकिन ये दोनों स्टेबिलिटी सेम होगी। वैसे फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले केस में अगर हम देखें तो फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड। तो इसमें आप फोकस करो, देखो ये ही रिंग एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। देखो जिसमें 2 रिंग एरोमेटिक है ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि सेकेंड और थर्ड इनकी स्टेबिलिटी तो इक्वल होगी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट और लास्ट वन। फर्स्ट और फोर्थ में 1 रिंग एरोमेटिक है, सेकेंड और थर्ड में 2 रिंग एरोमेटिक है, तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का चला जाएगा, फर्स्ट थर्ड विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन फर्स्ट एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड इज इक्वल एंड ग्रेटर देन फर्स्ट एंड फोर्थ। यानी कि अगर ऑप्शन अगर आप देखो क्लियरली तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव CO2 और रिएक्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे, H2CO3 से, कल भी मैंने डिस्कस किया HA+NaSCO3, जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा H2CO3 से, ठीक है, ये बना लेगा आपका Na, क्योंकि H2CO3 अनस्टेबल होता है, CO2+H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये एसिड अगर H2CO3 से स्ट्रॉन्गर होगा तो इन दैट केस CO2 गैस इवॉल्व करेगा। तो पहला है आपका स्क्वायरिक एसिड, यस स्क्वायरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये आपका CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है, ये CO2 गैस रिलीज करेगा। देन आपका HCl, यस HCl तो मिनरल एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। देन सल्फोनिक एसिड, यस सल्फोनिक एसिड भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये भी CO2 देगा। OH मेटा नाइट्रोफिल, ठीक है। अब नाइट्रोफिल प्लग एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है, इस वजह से ये भी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ पीके वैल्यू होता है 9 के आसपास, 9 से 10 के बीच में होता है, और यहाँ पे इसका पीके वैल्यू 6-7 के आसपास में आता है, 6.7 के आसपास। दैट मींस ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाए, यहाँ से सॉल्ट को रिप्लेस कर वीक सॉल्ट। तो यहाँ पे आप जो है देखोगे नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। वैसे जो है
क्यूनॉल ये भी जो है नहीं, क्यूनॉल के केस में भी नहीं आएगा, बिकॉज ये उतने सफिशिएंट स्ट्रॉन्गर नहीं है एसिड कि ये इस सॉल्ट से H2CO3 को रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टेस्ट होता है, फॉर्मिक एसिड यस ये भी टेस्ट देगा। एथेनॉल C2H5OH में ये टेस्ट नहीं देगा। देन आपका CH3COOH एसिटिक एसिड यस ये भी टेस्ट देगा। और एनिलीन, एनिलीन तो नहीं देगा, एनिलीन में तो एनिलीन तो एसिडिक नेचर रखता है नहीं। तो इन दैट केस कौन कौन से हो जाएंगे आप देख लो, 1 2 3 आपका ये 4 5 और ये 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला वाला में फोकस करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में देखो आप, तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल, ऑलरेडी ये 3 डिग्री और स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर सकता है। बी ऑप्शन देखो, तो पॉजिटिव चार्ज है यस, यहाँ पे हाइड्राइड सेट करके मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 डिग्री से 2 डिग्री में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज 5 नंबर रिंग और अल्फा पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, रिंग एक्सटेंशन अगर हो सकता है, रिंग एक्सटेंशन के बाद हाइड्राइड से और ये फाइनली आपको स्टेबल कार्बोकैटायन ये दे देगा, यानी कि यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए यस, यहाँ पे भी कराया जा सकता है, क्यों, बिकॉज अगर देखो आप तो ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे हम लोग जो बनाएंगे प्राइमरी से 3 डिग्री कार्बोकैटायन इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ई देखो आप ये से ही हो जाएगा, ई का केस देखो, इसमें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल है, इसको और फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कराया जा सकता, इसमें नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे ये 2 डिग्री है जिसको मैं 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाई हाइड्राइड से, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करो तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें हम लोग नहीं रीअरेंजमेंट करा सकते, आपको ब्रेड स्टूल याद होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लाया जा सकता है, ऑलरेडी ये 3 डिग्री है, यहाँ पे तो लाने की जरूरत नहीं है, वैसे लाया भी नहीं जा सकता है, तो इस केस में नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट आप करा सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट तो डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा किसी जगह आप देखा जाए तो नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे OH है, ठीक, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 डिग्री है, लेकिन अगर हम लोग मिथाइल शिफ्ट कराएं तो आप देखोगे कि ये जो कार्बोकैटायन जनरेट करेगा लाइक दिस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इस जो है इसमें रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। जे के केस में नहीं पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री। लास्ट केस देखिए, सेम कहानी जैसे हम लोगों ने नीचे बोला था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, रीअरेंजमेंट अगर कराते हो जो कार्बोकैटायन बनेगा ये कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ से इसके प्लस एन इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होगा, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल। अगर काउंट किया जाए तो 1 2 रीअरेंजमेंट में ग्रुप शिफ्ट भी है और ये रिंग एक्सटेंशन भी है, तो 1 2 ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये लास्ट 6, यानी कि इस केस में 7 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर व्हिच कैन हैव नेगेटिव चार्ज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप देखो तो सी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे C
ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तब देखो इसको डीलोकलाइज करा के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ला सकते हो इस पोजीशन पे। उसके अलावा इधर डीलोकलाइज कराओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है सेकंड पोजीशन। उसके अलावा इधर डीलोकलाइज कराओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है इस पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ सकता है, या नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा। तो इधर डीलोकलाइज कराओगे तो अर्थ एंड पैरा पोजीशन पे आ सकता है। तो कितने हैं इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर? 1 मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, आप प्रैक्टिस करना एक बार खुद से ड्रॉ करके। तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जहाँ पे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो। 6 ऐसे कार्बन। यहाँ पे एक Cn दे रखा है जिसमें नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा लेकिन हमसे कार्बन पूछा हो, और यहाँ पे CH3 दे रखा है, यहाँ पे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये 6 पोजीशन है जहाँ पे कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज हो। क्वेश्चन नंबर 40। 40 के अंदर क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये रिंग दे रखा है, दिस वन, ये तो एरोमेटिक हो रहेगा। नेक्स्ट देखिए एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लेनार और उसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे यस ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट किए हुए। नेक्स्ट देखिए सिस्टम डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिस्टम एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। वैसे ये 4 मेंबर साइक्लोब्यूटाडाइन, ये भी पता कि ये एंटी एरोमेटिक का केस। ठीक है, साइक्लो ये कैटायन अगर आप देखें तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक के कैटेगरी में है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ये क्या है? प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं रखेगा, टफ से स्ट्रक्चर इसका होगा लाइक दिस। इसकी वजह से ये अपनी प्लेनारिटी नॉन प्लेनार होने की वजह से सिस्टम ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में है, एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं है। देन प्रोपीडियम है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। नैप्थलीन दे रखा है, यस इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके अलावा जितने भी ये बेंजोनाइट कंपाउंड है, एंथ्रासीन देख लो आप, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके अलावा फिनोल्फ्थालीन दे रखा है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और लास्ट में आपका एनुलिन दे रखा है, 18 एनुलिन, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगरी में है। हमसे पूछा था एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में ये आ गया, एंटी एरोमेटिक आपका ये हो गया और एक एंटी एरोमेटिक हो गया। तो टोटल 3 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे। क्लियर? तो 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ के मींस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप देख सकते हो। इसमें ऑब्जर्व करना है, देखो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को रिप्लेस कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस अ वीक एसिड फ्रॉम इट्स, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस रिप्लेस अ वीक बेस फ्रॉम इट्स। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहला रिएक्शन PS3CH और उसी से ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालेंगे। PS3CH NaNH2 के साथ रिएक्ट किया और ये रिलीज कर रहा है अमोनिया प्लस सॉल्ट, इसका सॉल्ट। इससे क्या निकाला जा सकता है ऑब्जर्वेशन कि जो ये है एसिड, एक एसिड ये हो गया और एक अमोनिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि PS3CH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद इस सॉल्ट को PS3, ठीक है, PS3C माइनस Na प्लस, इसको ट्रीट किया गया है इथाइन के साथ, इथाइन के साथ। ये एसिड रिप्लेस वीक एसिड यहाँ पे बनाया गया PS3CH प्लस SC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। वीक एसिड रिप्लेस स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो ये एक एसिड कंसीडर किया जाएगा और एक एसिड ये हमारे साथ। तो अगर ये हम बोल रहे हैं सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस अ वीक एसिड फ्रॉम सॉल्ट,
तो यानी कि ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा इस वाले एसिड। तो इस ऑर्डर क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन PH3 CH इज ग्रेटर देन। क्लियर है कितनी बात? अच्छा एक और लास्ट रिएक्शन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, HC ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na प्लस, इसको इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करा है, तो ये बना लिया आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH NOH माइनस या NaOH लिखा जा सकता है। एसिड देखा जाए तो वाटर एक हुआ और स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस ऑफ वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी कि वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो H2O ग्रेटर देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH is greater than PH3 CH is greater than ammonia। ये ऑर्डर इस केस में आता है। क्लियर? यानी कि अगर ऑप्शन देखो आपका तो सेकंड वन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The order of basic strength for given basic nitrogen, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे फोकस करें। नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरीके से ये फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकेंड वन यहाँ पे अमाइड नॉट अमाइड, तो ये फोर्थ वन है और यहाँ पे थर्ड है। ठीक है, यहाँ देखिए ये डीलोकलाइज है, यहाँ का भी लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ पे ये लोन पेयर लोकलाइज है और ये लोन पेयर लोकलाइज है, इसके पास लोन पेयर लोकलाइज है, तो दो की जगह लोकलाइज लोन पेयर है। किस पे? सेकेंड पे और थर्ड पे, फर्स्ट और फोर्थ में डीलोकलाइज, तो सेकेंड और थर्ड का ज्यादा होगा। लेकिन अब सेकेंड और थर्ड में से किसका ज्यादा होगा, इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे, इस वाले पे, सेकेंड वाले पे प्लस एम इफेक्ट लगा है, लाइक गुआनिन लाइक स्ट्रक्चर हम लोग जो है देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जब ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो इसका नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ बता देगा, तो सेकेंड ज्यादा होगा। ठीक है, और थर्ड ये दोनों का फर्स्ट और फोर्थ से ज्यादा, अब फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे CO स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है और यहाँ पे वो उतना स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप नहीं है। मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ, यानी कि जो ऑप्शन आपका है सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेट है। तो आप देखो किसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ही फोकस करो, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ही फोकस करो, यहां देखोगे क्या कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इधर फिर सिंगल, यानी कि पूरा पूरा डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन है। अदर स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा है, अदर स्ट्रक्चर अगर मैं जस्ट एक को मैं बता देता हूँ, इसमें डबल बॉन्ड ऐसे ही आप सब में चेक कर लो। ठीक है, सब में चेक कर लो कि किसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है और किसमें नहीं। देखो जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल, इधर सिंगल जा रहा है तो ये तो रिंग हट गई, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। डबल सिंगल डबल फिर यहाँ पे सिंगल, इधर रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है रिंग का, ये रिंग उसका पार्ट है, इसमें सभी के सभी डबल बॉन्ड इस पर हेल्प कर रहे थे स्टेबलाइजेशन में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट हो जाएगा। अदर स्ट्रक्चर भी आप चेक कर लो उसी तरीके से, कोई ना कोई रिंग रेजोनेंस का पार्ट इसमें नहीं होगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप फोकस करो, ठीक है, क्या दे रखा है, तो फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे सामने है नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन में 3 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, कैसे मैंने बताया था कि जितने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, जितने सॉरी वर्टिकल लाइन है उसको आप काउंट करो, आंसर आ जाएगा। 3 वर्टिकल लाइन है, 3 इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसके, तभी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं बॉन्ड नंबर या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये रिंग एरोमेटिक कर लेते हैं, दोनों रिंग एरोमेटिक।
ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। उसके अलावा और पॉसिबल यस, ठीक है। इस रिंग को एरोमेटिक रखो, इस रिंग को ऐसे रखो। अब इसमें इन्होंने क्या नंबरिंग किया है 1 2 3, इसी से काम 1 2 3 और इधर 1 2 3। क्या बोला है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंक, ये नहीं होगा बिकॉज सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे सभी इस सिंगुलर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं लेकर है। C1 C2 बॉन्ड लेंथ, C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन C2 C3, C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन C2 C3। तो देखो आप इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर पर फोकस करो। C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और C2 C3 में फोकस करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये C1 C2 ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है, ठीक है, कंपेयर टू C2 C3। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है तो मुझे पता है कि जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होते जाएगा। तो C1 C2 इज लेस देन C2 C3, सही बात है। यानी कि आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8।